आरू बाहर आके सीधे मंडप के सामने रुकी जहां पर नवहिका के फेरों की रस्म चल रही थी। अबीर वहीं पर खड़ा था। आरू उसके तरफ जाके बोली, तुमसे एक हेल्प चाहिए, मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, बताओ क्या हुआ? अबीर ने कहा तो आरू बोली, मिस्टर हबी के हाथ में चोट लगी है, तुम प्लीज जाकर उसकी ड्रेसिंग कर दो। कहाँ पर है वो, उसको ज्यादा तो नहीं लगी? अबीर ने घबराकर पूछा तो आरू बोली, तुम जाके उसकी ड्रेसिंग कर दो, वो उस रूम में है। आरू एक कमरे की तरफ हाथ करके बोली। अबीर वहां से चला गया। उसने आदि की ड्रेसिंग कर दी। जाकर उसके हाथ में गहरा घाव लगा था जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक गई थी। अबीर ने उसकी ड्रेसिंग की, फिर बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाते ही आदि ने सर हिलाए हुए अपने आप से बोला, ये भी नाराज हो गया। बाहर मंडप में नवहिका ने हाथ थामे 7 वचन लिए। उसके बाद नव ने रूही को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर लगाकर हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। पंडित जी बोले, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। इतना सुनना था कि आरू ने जोरदार सीटी मारी। सबकी नजर आरू की तरफ घूम गई। आदि जो कि पीछे अपना पैर झटकते हुए आ रहा था, उसने एकदम से अपने मन ही मन कहा, ये कभी नहीं सुधर सकती। वही नव भी अपने मन में बोला, आखिर कब बड़ी होगी ये लड़की। पर जहां थोड़ी देर पहले आरू के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट थी, अब वही चेहरा चमक रहा था। नव आरू को ऐसे देखकर बहुत खुश हुआ। सबको अपनी तरफ देखता पाकर आरू ने एक एक्वार्ड सी स्माइल दी और नव के पास को सरक ली। नव के पास जाके उसके गले लगकर बोली, फाइनली आपकी शादी हो ही गई, कांग्रेचुलेशंस दादा। फिर रूही के भी गले लगते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस बेबी। सभी आरू को ऐसे देखकर मुस्कुरा उठे क्योंकि सभी लोग जानते थे कि आरू नव से कितना प्यार करती है और रूही से भी करती है, पर दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका दादा ही है। दोनों को बधाई देने के बाद आरू झट से मंडप में से निकलकर अबीर के पास पहुंच गई, जो कब से उसकी हरकतें देखकर हैरान था। नव और रूही सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने लगे। क्या हुआ माय डियर झम्पू दास, ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हो? आरू ने अबीर से पूछा तो अबीर मुंह बनाते हुए बोला, यार एक तो तुम मुझे झम्पू दास मत बोला करो, अभी पिछले 2 दिन से भी तो ठीक से मेरा नाम ले रही थी। अरे इतना अच्छा नाम है मेरा अबीर, और तुम हो कि झम्पू दास बोलने लगती हो मुझे। यार तुम सही कह रहे हो। आरू के इतना बोलते ही अबीर खुश हो गया, पर अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई जब उसने आरू के आगे के शब्द सुने जो कि आरू बोल रही थी, तुम्हारा नाम झम्पू होना चाहिए, झम्पू दास थोड़ा लंबा हो जाता है, आज से मैं तुम्हें सिर्फ झम्पू ही बुलाऊंगी, ओके। इतना बोलकर आरू हंसने लगी और अबीर ने वापस से अपना मुंह बना लिया। आदि काफी देर से दोनों को देख रहा था। तभी राकेश जी जो कि आदि के पीछे खड़े थे, वो उसके पीछे खड़े होकर ही बोले, क्या देख रहा है? आदि ने आवाज की ओर ध्यान न देते हुए ही कहा, यार मैं सोच रहा हूँ कि ये अबीर मेरा दोस्त है या साहिबा का ये लड़का इंडिया क्या आया, इसने अपनी पार्टी ही बदल ली। वैसे ये साहिबा कौन है? राकेश जी ने फिर से सवाल किया तो आदि एकदम से घूमते हुए बोला, अरे मेरी बीवी या। आगे के शब्द आदि के गले ही में अटक गए। राकेश जी हाथ बांधे उसके ओर ही देख रहे थे। क्या बोल रहे थे तुम? मैं कुछ भी नहीं डैड, वो मुझे नानी माँ ने बुलाया था, मुझे अभी याद आया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आदि हकलाते हुए बोला और झट से वहां से सटक लिया। आदि के जाते ही राकेश जी हंसते हुए बोले, बरखुरदार के मिजाज बदले बदले नजर आ रहे हैं, अच्छा है। थोड़ी देर बाद हल्का हल्का दिन निकलने लगा था और विदाई का समय पास आता जा रहा था। जैसे जैसे विदाई का टाइम आ रहा था, रूही का मन भारी होते जा रहा था। वो सबके सामने तो रूही हंसती मुस्कुराती रही, पर आदि के सामने जाते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और वो आदि के गले लग के रो पड़ी। आदि की आंखें भी नम हो गई। रूही आदि को कसके पकड़े हुए थी। अबीर आया, फिर उसने रूही को आदि से अलग किया और कार में बिठा दिया। रूही कार में से ही अबीर की बाह पकड़कर रोने लगी। आरू भी नम आंखों से रूही को देख रही थी, पर वो आगे नहीं आई। आदि आगे आया, फिर रूही का चेहरा थामते हुए बोला, तू सामने ही तो है हमारे, हम मिलते रहेंगे, तू क्यों रो रही है फिर? रूही कुछ नहीं बोली, पर वो सुबकने लगी। आदि कार से अलग हट गया। देवेंद्र जी राकेश जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, चिंता मत कीजिए समधी जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूँ। जैसे तुम आरू को संभालते हो उतने अच्छे का तो पता नहीं, पर वादा है तुमसे रूही को कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। राकेश जी नम आंखों से मुस्कुराते हुए देवेंद्र जी के हाथों को पकड़ के बोले, खुद से ज्यादा भरोसा है चौहान परिवार पे मेरे दोस्त, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। देवेंद्र जी राकेश जी के गले लगे और फिर इसी के साथ रूही की विदाई भी हो गई। राखी जी और सीमा जी पहले ही चली गई थी, उन्हें रूही और नव का गृह प्रवेश भी करवाना था।
नव और रूही पहले महादेव के मंदिर गए, उन्होंने वहां उनका आशीर्वाद लिया। फिर चौहान मेंशन की तरफ चल पड़े। इधर भी मैरिज हॉल में से सभी लोग जा चुके थे, बस आरू, आदि और अबीर ही बचे थे। वो लोग भी निकलने वाले थे। एक ड्राइवर आके आदि की कार हॉल के सामने छोड़ गया, पर आरू कार में नहीं बैठी। आदि कुछ देर आरू को देखता रहा, फिर आरू के पास आके बोला, तुम खुद से बैठोगी या मैं तुम्हें गोद में उठा के बैठाऊं? इतना सुनना था, आरू रॉकेट की स्पीड से जाके कार में बैठ गई। आदि ने जब उसकी स्पीड देखी तो मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि आरू जाकर सीधे अबीर की कार में बैठ गई, जो वहां से निकलने ही वाला था। अबीर ने हैरानी से आरू की तरफ देखा तो आरू अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, मिस्टर हबी को थोड़ा काम है, इसलिए उसे थोड़ी देर हो जाएगी, तो उसने बोला मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। अबीर कुछ नहीं बोला, बस उसने मुस्कुराकर अपनी कार आगे बढ़ा दी। इधर आदि तो अभी भी हैरान परेशान सा खड़ा था। आदि ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की कभी मेरी कोई बात मानेगी या नहीं? आदि इतना बोल ही पाया था, तब तक किसी के फोन की रिंग बजी। नहीं, ये हो नहीं सकता कि इतनी ही रिंग बज पाए, तब तक वो फोन रिसीव हो गया। आदि एकदम से चिढ़ते हुए बोला, बस यही बाकी रह गया था। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो भी अपनी कार में जाके बैठा और वहां से निकल गया। फिल सर्कल 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 फिल सर्कल। नवहिका के गृह प्रवेश की रस्म की तैयारी चल रही थी, तब तक आरू भी चौहान मेंशन पहुंच गई। नवहिका अभी रास्ते में थे, क्योंकि वो लोग मंदिर गए थे पहले, जिस वजह से उनको थोड़ा टाइम लगने वाला था। आरू चौहान मेंशन में अंदर चली गई। आरू ने अबीर से भी चलने को कहा था, पर अबीर ने आने से मना कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसको या आदि को अगर रूही देखेगी तो वो फिर से रोने लगेगी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि रूही रोए। अबीर राठौर मेंशन चला गया। अबीर के घर में घुसते ही आदि की गाड़ी भी आ रुकी। आदि भी अंदर चला गया। अभी पूरे घर में शांति ही पसरी हुई थी। हालांकि थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन कहते हैं ना, विदाई के बाद घर बिल्कुल छम्मा पड़ जाता है। आदि सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। अबीर, जो कि किचन से पानी पीते हुए बाहर आ रहा था, उसने जब आदि को ऊपर जाते हुए देखा तो मन ही मन बोला, इसने तो आरू से कहा था इसे कोई काम है इसलिए लेट होगा, पर ये तो तुरंत आ गया, जाके पूछता हूँ। इतना सोचकर अबीर आदि के कमरे की तरफ बढ़ गया। अबीर जब कमरे में आया तो आदि वॉशरूम में गया हुआ था। अबीर वही बेड पर बैठ गया। लगभग 5 मिनट बाद आदि फ्रेश होकर टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। उसने जब अबीर को बैठे हुए देखा तो अबीर से बोला, क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाना अपनी नई दोस्त के पास, आज मेरी याद कैसे आ गई तुझे? अबीर आदि को घूरते हुए बोला, फालतू बकवास मत कर, और तूने आरू से झूठ क्यों बोला कि तुझे कुछ काम है और तुझे लेट होगा इसलिए वो मेरे साथ आ जाए, बल्कि मेरे आने के तुरंत बाद ही तू आ गया है। मैंने कब ऐसा बोला उसको? आदि हैरानी से बोला तो अबीर बेड पर से उठते हुए बोला, अरे उसने खुद ही तो बताया मुझे कि। अबीर बोलते बोलते रुक गया, फिर एकदम से सोचते हुए बोला, इसका मतलब उसने मेरा फुद्दू बनाया। अब आदि हंसते हुए बोला, जो आदमी पहले से फुद्दू हो उसको कोई क्या फुद्दू बनाएगा? वैसे जो भी हो मानना पड़ेगा यार, अच्छे खासे डॉक्टर को भी उसने चक्कर में डाल दिया। कितनी बड़ी झूठी है यार वो। और तू ज्यादा हंस मत, ये देख कि उसने तेरे साथ न जाने के लिए मुझसे झूठ बोला, यानी कि तू खुद सोच तुझसे कितना गुस्सा है वो। और तुझे हंसने की पड़ी है। अब देख तू उसका गुस्सा मैं भड़काऊंगा, फिर वो तेरी बैंड बजाएगी और मैं मजे लूंगा। इस बार अबीर बाहर की ओर जाते हुए बोला। आदि एकदम से उसकी पीठ पर मारते हुए बोला, अगर तूने कुछ ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा और फिर वो जुड़ेंगी भी नहीं, समझा? अबे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतनी जोर से क्यों मारा? और मुझ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा तू उसका गुस्सा शांत करने का कोई आइडिया ढूंढ। इतना कहकर अबीर अपनी पीठ सहलाते हुए चला गया और आदि सोच में पड़ गया। फिल स्क्वायर 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 फिल स्क्वायर। इधर नवहिका का गृह प्रवेश हुआ, थोड़ी रस्में हुई। इसके बाद बारी आई अंगूठी की रस्म की। आरू ने दूध से भरी परात में अंगूठी डाली, उसके बाद नव और रूही दोनों ही अंगूठी ढूंढने लगे। 3 राउंड हुए और तीनों में ही नव को अंगूठी मिली और रूही ने अपना मुंह बना लिया। नव मुस्कुरा दिया, फिर उसने रूही को अंगूठी पहनाई। उसके बाद रूही को आराम करने के लिए आरू के कमरे भेज दिया गया। रात भर की जगी, ऊपर से इतना हैवी वेयर करने की वजह से रूही को काफी थकावट लग रही थी। आरू ने रूही से चेंज करने के लिए कहा और एक सूट निकाल के दे दिया। रूही में चेंज किया, फिर आरू की जिद के चलते थोड़ा सा खाया और फिर लेट गई। रूही को लेटते ही नींद आ गई।
आरू का भी कुछ यही हाल था। उसने तो जल्दी से अपनी टी शर्ट डाली, फिर जीन्स का एक शॉर्ट्स डाला और वही बेड पर रूही के पास फैल गई और तुरंत सो भी गई। नव को किसी का फोन आया हुआ था, इसलिए वो अपने फोन पर बात करने लगा। इधर आदि सोच में था कि कैसे अपनी साहिबा को मनाए। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को करीब 5 बजे रूही की नींद खुली तो उसने देखा आरू किसी बच्चे के जैसे जमीन पर लुक गई है और बेतरती से सोई हुई है। रूही ने मुस्कुरा के आरू को उठाया, पर आरू कहाँ उठने वाली थी। तभी नव किसी काम से आरू से मिलने आया। जब उसने रूही को आरू के लिए उठाते हुए देखा तो बोला, तू जाके फ्रेश हो जा, मैं उठा दूंगा इसे, थोड़ी देर बाद दीपोत्सव होना है। रूही कुछ नहीं बोली, पर राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से वॉशरूम में घुस गई। नव ने वॉशरूम की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, अच्छा तो मैडम मुझसे भागने की कोशिश कर रही। नव ने अपना सर झटका, फिर आरू की तरफ बढ़ गया। आरू चल उठ, जल्दी रेडी हो, दीपोत्सव भी होना है। नव आरू को उठाते हुए बोला। आरू थोड़ा सा कुनमुनाई तो नव उसको उठा के बिठाते हुए बोला, जल्दी फ्रेश हो, फिर तुझे वहां पर तेरी चॉकलेट्स भी तो मिलेंगी। चॉकलेट्स का नाम सुनते ही आरू ने झट से आंखें खोल ली, फिर नव को देखकर बोली, सच्ची में दादा मुझे चॉकलेट्स मिलेंगी? हाँ मिलेंगी, चल अब मुझे रेडी होना है और तू भी जल्दी से रेडी हो जाना, ठीक है? इतना बोलकर नव चला गया। रूही फ्रेश होकर आई, फिर आरू भी फ्रेश होने चली गई। रूही आकर बेड पर बैठ गई, तब तक राखी जी अंदर आई। उनके हाथ में एक बॉक्स था। डॉट डॉट। राखी जी के आते ही रूही बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। राखी जी ने वो बॉक्स बेड पर रखा, फिर रूही को वापस से बिठाते हुए बोली, तुम्हें कोई टिपिकल बहू बनने की जरूरत नहीं है, और न ही मैं कोई सास बहू और साजिश वाले सीरियल की सासू माँ हूँ। तुम हमेशा से मेरे लिए मेरी बेटी थी और वही रहोगी, समझी? तो ये मुझे देखकर अचानक से उठ जाना या फिर मेरे सामने ऊपर न बैठना, खड़े रहना, ये सब फालतू काम मत करना, ओके? ओके माँ, रूही मुस्कुरा कर बोली। तो राखी जी भी मुस्कुरा दी, फिर उस बॉक्स की तरफ इशारा करके बोली, ये जोड़ा तुम्हें दीपोत्सव के लिए पहनना है। तुम्हें रेडी करने वाली बाहर ही खड़ी है, मैं उन्हें अंदर भेजती हूँ, जल्दी से रेडी होना, ओके? राखी जी बाहर चली गई। रूही ने जाके वो बॉक्स खोला तो उसमें एक प्यारा सा लहंगा था, साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी। आरू फ्रेश होकर बाहर आई। उसने ब्लैक स्लीवलेस टॉप के साथ व्हाइट एंड ब्लैक प्रिंटेड लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी, गले में व्हाइट कलर का एक स्कार्फ डाल लिया था, हाथों में लाल रंग का चूड़े और वो ब्रेसलेट जो आदि ने उसे गिफ्ट में दिया था हाथों में, बस वो यही पहनती थी। बालों का हमेशा जैसे जुड़ा बना रखा था, जिसमें से थोड़े बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आंखों में हमेशा की तरह काजल लगा हुआ था, बस इतने में ही हमारी आरू बहुत ही सुंदर लग रही थी। आरू आई, फिर लहंगे को देखते हुए बोली, इस लहंगे को पहनकर तो बेबी तू कहर ढाएगी, पता नहीं आज मेरे बेचारे दादा का क्या हाल होगा तुझे देखकर। इतना बोलकर आरू हंस पड़ी और रूही झेप गई। तब तक रूही को रेडी करने वाली लड़कियां भी आ गई। वो सब रूही को रेडी करने लगी और आरू बाहर चली गई। बाहर जाके उसने राम को कॉल लगाया। उसकी कल रात से ही बात नहीं हो पाई थी राम से। आरू कॉल लगा रही थी पर रिसीव ही नहीं हुआ। आरू ने 2 से 3 बार कॉल लगाई पर रिसीव नहीं हो रहा था। तभी उसके फोन पर राम का मैसेज आया। उसने उस मैसेज को पढ़ा। आरू, मैं आधे घंटे में तुझसे तेरे घर पे मिलता हूँ, बहुत बड़ा पंगा होने के चांसेस है, तू ज्यादा सोचना मत, मैं पहुंचकर बताता हूँ तुझे सब, ओके? आरू ने मैसेज पढ़ा, फिर उसने भी ओके लिखकर सेंड कर दिया और दीपोत्सव की तैयारी देखने लगी। आरू ने कभी दीपोत्सव नहीं देखा था, क्योंकि घर में अभी तक किसी की भी शादी आरू के सामने हुई ही नहीं थी। पर नव को इस बारे में सब पता था। उसने भी कभी देखा तो नहीं था, पर उसे पता सब था कि कैसे कैसे होता है। थोड़ी ही देर बाद राम आ गया, तब तक दीपोत्सव का मुहूर्त भी हो गया। राम आरू के पास आया तो आरू धीरे से बोली, थोड़ी देर में रस्म के बाद मेरे रूम में चले जाना, मैं वहीं पर आऊंगी, तब बता देना जो भी बात हो, ओके? ओके, राम ने छोटा सा जवाब दिया। नव आकर घर में बने मंदिर में बैठ गया। उसने व्हाइट कलर का डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो बड़ा ही प्यार लग रहा था। एल रूही आकर नव के बगल में बैठ गई। फिर दीपोत्सव शुरू हुआ। पंडित जी ने नव और रूही दोनों से मिलके 5 दीपक जलवाए। उन दीपक में गुड़, काले तिल, गेहूं, जौ, ये सभी चीजें पड़ी हुई थी। दोनों ने मिलकर दीपक जलाए। फिर पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया, जो दीपोत्सव के दौरान किए जाते हैं। दीपोत्सव के दौरान बाकी सभी लोग नवहिका के ऊपर फूल डाल रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने दोनों से महादेव की आरती करवाई। फिर दोनों से बोले कि ये 5 दीपक में से एक दीपक मंदिर में रहने दे और बाकी चारों दीपक घर के चारों कोनों में रख दे। दोनों लोग ने मिलकर चारों कोनों में दीपक रखे। उनके पीछे पीछे कुछ औरतें मंगल गीत गा रही थी। इसी तरह दीपोत्सव की रस्म खत्म होते होते 9 बज गए। आखिर दीपोत्सव की रस्म खत्म हुई।
फिर राखी जी ने आरू से रूही को नव के कमरे में ले जाने को कहा। आरू जब रूही को लेकर कमरे में आई और रूही ने कमरे को देखा तो देखते ही रह गई। पूरे कमरे में जगह जगह कैंडल्स लगी हुई थी, फूलों से पूरा कमरा महक रहा था। बेड पर पीछे एक बड़ी सी रूही और नव की शादी की फोटो लगी हुई थी। पूरा कमरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। आरू कमरे को देखते हुए बोली, आई एम इम्प्रेस्ड। रूही हैरानी से आरू को देखने लगी तो आरू अपने दांत दिखाते हुए बोली, एक्चुअली मैंने ये कैंडल्स राम से जलाने को बोल दिया था, बाकी सारी डेकोरेशन मैंने ही की है, तो बस कैंडल्स को देखकर ही बोल रही थी। रूही मुस्कुराने लगी तो आरू बोली, ओए होए, लड़की के चेहरे की मुस्कान तो देखो, जाने का नाम ही नहीं ले रही। रूही एकदम से झेप कर बोली, आरू प्लीज यार, छेड़ना बंद कर मुझे। आरू अभी कुछ और भी बोलती तब तक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। आरू गेट पर गई तो देखा नव किसी से फोन पर बात करते हुए चले आ रहा था। आरू एकदम से उसके सामने आ गई, फिर उसके हाथ से फोन लेकर अपने कान पर लगाती हुई बोली, दादा अब आपसे कल बात करेंगे, उम्मीद है अब आप खुद भी सोएंगे और दूसरों को भी सोने देंगे, दोबारा कॉल मत करिएगा, यही आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा, धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। इतना बोलकर आरू ने कॉल काट दिया और ऊपर सर उठाया तो नव उसे घूर रहा था। आरू ने जब नव को देखा तो मुंह बनाती हुई बोली, क्या है दादा, अब आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये क्या किया तूने अभी अभी? नव आरू को घूरते हुए बोला तो आरू मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, दादा आपने बोला था कि मुझे दीपोत्सव में चॉकलेट मिलेगी पर नहीं मिली, और फिर अभी आपको टैक्स भी देना है रूम में जाने के लिए, तो अपने फोन से मत चिपके रहिए। तेरी चॉकलेट्स फ्रिज में रखी है और रूम में जाने का कैसा टैक्स? नव आरू से अपना फोन लेते हुए बोला तो आरू बोली, अरे दादा आप ना बिल्कुल बुद्धू हो, आपकी शादी हो गई है, इस बात का टैक्स अब आप जल्दी से दो वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी रूम में। ठीक है फिर मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। नव गेस्ट रूम की तरफ मुड़ते हुए बोला तो आरू एकदम से नव का हाथ पकड़ के अपने पैर पटकते हुए बोली, दादा यार हद है आपसे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? नव मुस्कुरा दिया, फिर वापस आरू की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या चाहिए तुझे? इतना सुनते ही आरू खुश हो गई, फिर बोली, ढेर सारे गुलाब और ढेर सारी चॉकलेट्स। इतना सुनते ही नव ने अपना माथा पीट लिया, फिर बोला, अच्छा ठीक है, कल सुबह लाके दे दूंगा तुझे। अब मैं जाऊं अंदर? हाँ जाओ। इतना बोलकर आरू किचन की तरफ चली गई और नव अंदर कमरे में बढ़ गया। इधर आरू किचन से अपनी ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर रूम में पहुंची तो राम उसी का वेट कर रहा था। आरू जैसे ही राम के पास आई, राम एकदम से बोला, आरू सिंघानिया इज कमिंग बैक टू इंडिया, आधे घंटे में उसकी फ्लाइट लैंड हो जाएगी। इतना सुनते ही आरू के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए। टू बी कंटिन्यू। इधर आरू किचन से अपनी ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर रूम में पहुंची तो राम उसी का वेट कर रहा था। आरू जैसे ही राम के पास आई, राम एकदम से बोला, आरू सिंघानिया इज कमिंग बैक टू इंडिया, आधे घंटे में उसकी फ्लाइट लैंड हो जाएगी। इतना सुनते ही आरू के एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज हो गए, एक अजीब सी डेविल वाली मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसकी मुस्कान ही ऐसी थी जैसे उसकी उस मुस्कुराहट ही किसी को बर्बाद करने के लिए काफी है। राम ने उसको मुस्कुराता देखा, फिर अपने आप से ही बोला, मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ये सिंघानिया की बहुत बुरी हालत होने वाली है, और मेरी गट फीलिंग आरू की स्माइल को लेकर बिल्कुल गलत नहीं होती। अब तो उस सिंघानिया की आरू ही मालिक है, भगवान जाने की। राम अभी अपने मन में सोच ही रहा था, तब तक उसकी नजर आरू पर पड़ी जो मुस्कुराकर अपनी चॉकलेट खाते हुए बेड पर आ गिरी। उसके चेहरे पर एक शिकंज नहीं थी। राम उसे ही देख रहा था। वो आकर आरू के पास बैठ गया और एकटक उसे देखने लगा, या कह सकते हैं कि समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। अंडस्को। नव अंदर कमरे में आया तो देखता रह गया, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। तभी उसकी नजर रूही पर पड़ी जो बेड पर लेटकर सो गई थी। नव उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। तभी उसने अपने फोन की रिंगटोन वाला सॉन्ग बजाया, फिर उसको बंद करके फोन अपने कान से लगाकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, हाँ जानू बोलो। इतना सुनते ही रूही के कान खड़े हो गए जो कि सोने का नाटक कर रही थी। नव आगे बोला, हाँ जानू, सच में कल पक्का आऊंगा तुमसे मिलने। अच्छा रूही, वो तो सो गई है, उसको कैसे पता लगेगा? रूही एकदम से उठ बैठी, फिर गुस्से से बोली, ये जानू कौन है? नव मुस्कुरा उठा, लेकिन उसने ऐसे दिखाया कि जैसे उसने एकदम से हड़बड़ाकर फोन काटा हो। रूही एकदम से बेड से उठकर नव के सामने जा रुकी। नव हड़बड़ाते हुए बोला, तू तो सो रही थी, जगी कैसे? नव को हंसी भी आ रही थी पर वो कंट्रोल करे हुए था। रूही नव को घूरते हुए बोली, बात मत बदलो, तुम मुझसे बच्चा बच्चा करते रहते हो और किसी और से जानू कौन है ये जानू? हाँ तो जो जानू है उसे जानू ही तो बोलूंगा, वैसे तू मेरी जानू से बात करना चाहेगी क्या? नव ने कहा तो रूही उसको एकदम से मारते हुए बोली,
कितने बुरे हो तुम, कैसे बोल रहे हो, अगर किसी जानू पानू नानू के बारे में सोचा भी न तो उसे मार मार के गंजा कर दूंगी। फिर एकदम से मारते मारते रुकी और बेड पर बैठकर रोनी सी सूरत बनाकर बोली, शादी की पहली रात अपनी ही बीवी से कोई ऐसे कैसे कह सकता है कि तुम मेरी जानू से बात करोगी। नव जो काफी देर से रूही की बातें सुन रहा था, उसने एकदम से रूही का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। रूही सीधे नव के ऊपर जा गिरी। ऐसे अचानक खींचे जाने से उसकी नथ भी निकल कर लटकने लगी। नव एक हाथ से रूही को अपनी बाह में भर के फिर दूसरे हाथ से उसकी नथ की चैन जो कि बालों में फंसी हुई थी उसे निकालते हुए बोला, शादी के बाद अगर मैं ऐसा करूं तो वो गलत है और तू जो मुझे देखकर सोने का नाटक करे वो सही है। रूही हैरानी से बार बार अपनी पलकें झपकने लगी, फिर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं सो नहीं रही थी। पहली बात तो ये इतना हैवी लहंगा और इतनी सारी ज्वेलरी पहन के कोई भी नहीं सो पाएगा, और दूसरी बात तेरी रग रग से वाकिफ हूँ बच्चा, मुझे सब पता रहता है। नव अपनी आई विंक करते हुए बोला तो रूही मुंह बनाकर उसके ऊपर से उठती हुई बोली, मैं कोई बच्चा उच्चा नहीं हूँ। इतना बोलकर रूही उठ के सीधे वॉशरूम की तरफ जाती हुई फिर से बोली, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। नव सरपट उठा और जाके रूही को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तू तो नाराज हो गई यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था क्योंकि मेरी जान जानू शानू खानू सब तू ही तो है। इतना बोलते हुए उसने रूही के कान पर किस कर दिया। रूही कुछ बोल ही नहीं पाई। नव ने रूही को छोड़ा फिर बोला, तू जाके चेंज कर ले, ये सब हैवी है बहुत। रूही झट से भाग गई। नव उसके जाते ही हंसने लगा। वो बार बार रूही के एक्सप्रेशंस याद कर रहा था। रूही अंदर चेंज करने चली गई, तब तक नव ने बाहर ही चेंज करके लोअर टी शर्ट डाल ली और बेड पर बैठकर अपने फोन में घुस गया। रूही चेंज करके आई। उसने एक पिंक कलर का नाइट सूट पहन लिया, हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए रूही बहुत प्यारी लग रही थी। नव ने उसे देखा तो देखते रह गया। अचानक से उसने अपना सर झटका और वापस से अपनी नजर फोन की तरफ करते हुए बोला, सोचा काफी लेट हो गया है। इतना सुनना था। रूही ने अपना मुंह बना लिया। वो पैर पटकते हुए आई और लेट गई। नव को उसे ऐसे करते देखकर हंसी आ गई। उसने अपना फोन वही बैग के पास वाली टेबल पर रख दिया, फिर लेटकर रूही को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुझे तेरा गिफ्ट नहीं चाहिए। गिफ्ट का नाम सुनते रूही की आंखें चमक उठी। वो एकदम से नव की तरफ करवट लेते हुए बोली, हाँ चाहिए न, कहाँ है मेरा गिफ्ट। नव उसकी बच्चों जैसी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा दिया। वो उठकर बैठ गया। रूही भी उठकर बैठ गई। नव ने बेड के पास जो टेबल थी उसी के ड्रावर में से एक बॉक्स निकाला, फिर रूही से बोला, अपनी आंखें बंद कर अब। रूही ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। नव ने वो बॉक्स खोला। उसमें एक खूबसूरत सी चैन थी जिसमें ए हार्ट आर अर्नव प्लस रोहिका जॉइंट करके लिखे हुए थे। वो 2 लेटर्स डायमंड से डिजाइन करे गए थे और साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। नव रूही के पीछे गया। उसने वो चैन रूही के गले में पहनाई, फिर झुककर उस चैन पर किस करते हुए बोला, अब अपनी आंखें खोल। रूही अपनी आंखें खोल ही नहीं पाई। वो उसी एहसास में डूबी हुई थी। नव अब पीछे से हटकर रूही के सामने आ बैठा। उसने देखा रूही की आंखें अभी भी बंद है। उसने धीरे से उसकी बंद आंखों को चूम लिया तो रूही ने अपनी आंखें खोल ली। तुझे तेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? नव ने धीमी सी आवाज में पूछा तो रूही लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। नव मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से रूही के माथे को अपने होठों से छुआ। रूही एकदम से कांप उठी। नव उसको ऐसे कांपते हुए देखकर बोला, क्या हुआ, कोई कट थोड़ी मार रहा हूँ। तो रूही मासूमियत से बोली, वो अब तुम पति हो ना मेरे, तो शर्म आ रही है। नव फिर बोला, यार हद है, वैसे तुझे शर्म भी आती है, अब सोचा काफी देर हो गई है। रूही मुस्कुरा दी, फिर हल्के से नव के गाल पर किस करके बोली, थैंक यू। और इतना करके झट से लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। नव उसकी हरकत पे मुस्कुरा उठा, फिर वो भी लेटकर रूही को अपनी बाहों में भर के अपने करीब करते हुए बोला, तू मुझे मजबूर कर रही है कि मैं तेरे करीब आऊं, फिर मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि तू ऐसी हरकतें करेगी तो कैसे कंट्रोल करूंगा खुद को। तो कंट्रोल करना ही क्यों है? रूही पलटकर नव की आंखों में देखते हुए बोली। नव उसकी आंखों में देखते ही रह गया। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसने रूही का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। अंडस्को राम आरू को ही देख रहा था। वो आकर आरू के पास बैठ गया और एकटक उसे देखने लगा, या कह सकते हैं कि समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। आरू ने जब उसे खुद को ऐसे देखता पाया तो उसकी तरफ चॉकलेट दिखती हुई बोली, तुझे चॉकलेट चाहिए क्या? राम एकदम से तुनक कर बोला, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो सिंघानिया टाइम से पहले इंडिया आ रहा है और तुझे चॉकलेट खाने की पड़ी है।
आरू मुस्कुराए फिर बोली, मुन्ना तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुझे लगता है कि सिंघानिया इंडिया अपने बिजनेस लॉस की वजह से आ रहा है, पर वो इंडिया अपने बेटे से मिलने आ रहा है जो कि पागलखाने में भर्ती था। अभी तक उसने अपने सभी सोर्स लगा दिए उसे निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाया। आफ्टर ऑल अब जाके उसके बेटे की मेंटल कंडीशन ठीक हो गई है तो वो उससे मिलने आ रहा है। राम हैरानी से आरू को देखकर बोला, उसका बेटा कैसे हो सकता है? वो तो डॉट डॉट राम बोल ही रहा था तब तक आरू उसे टोकते हुए बोली, उसका बेटा है वो भी जिंदा। दुनिया की नजर में वो मर चुका है। पर सच्चाई ये थी कि जो सिंघानिया ने किया उसकी बीवी ने सब सुन लिया। उसके बाद वो पुलिस के पास जा रही थी अपने 4 साल के बेटे के साथ, तभी रास्ते में सिंघानिया ने अपनी बीवी की कार को ट्रक से कुचलवा दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि उसका बेटा भी उसी में है। सिंघानिया जब कार के पास पहुंचा तो देखा उसकी बीवी अभी भी जिंदा थी, तो उसने वही कार के शीशे को फोड़कर अपनी बीवी के गले में घोंप दिया, जिससे वो वहीं पर मर गई। डॉट वो वापस जा ही रहा था तभी उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, जिसके सर से खून निकल रहा था पर उसके उंगलियों में हलचल थी। उसने उसे उठाया फिर हॉस्पिटल भी लेकर गया। वहां 1 साल तक वो ऑब्जर्वेशन में रखा, पर चोट की वजह से उसको पागलपन के दौरे पड़ते थे। पहले कोई बात नहीं थी, पर 8 साल में उसके दौरे इतने बढ़ गए कि उसे पागलखाने भेजना पड़ा। पर सिंघानिया ने कभी किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि वो उसका बेटा है। उसने हमेशा यही कहा कि वो कोई अनाथ है, उसका एक भरोसेमंद आदमी है जिसको पता है कि सिंघानिया का बेटा जिंदा है और अभी वो ही उसका ध्यान रख रहा है। 2 साल हो चुके हैं उसके बेटे को ठीक हुए और उसके बेटे को भी पता है कि सिंघानिया ही उसका बाप है। राम हैरानी से आरू को मुंह फाड़े देख रहा था। वो बोला, तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि ये सब तो सुपीरियर भी नहीं जानते। आरू अपनी दूसरी चॉकलेट खाते खाते रुक गई, फिर एक टेडी स्माइल के साथ बोली, तुझे एक बात बताओ राम, जब मैं पैदा हुई थी न उस टाइम डेविल भी देखकर बोला था और शिट कंपटीशन बिकॉज आई एम द डेविल डॉन, सो डोंट अंडरएस्टिमेट मी। तू ये बात बार बार क्यों भूल जाता है कि आराध्य कुछ भी कर सकती है, कुछ भी? राम आरू के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तू अंतर्यामी है, पर मेरी माँ अभी मैं चलता हूँ क्योंकि घर पे डैड वेट कर रहे होंगे। हम तू जा और पहुंचकर कॉल कर देना। आरू ने कहा तो राम मुस्कुरा कर बोला, तेरे इसी केयरिंग नेचर की वजह से तो आदि तेरे प्यार में पागल है। इतना बोल के राम भाग गया। आरू एकदम से चिढ़कर बोली, कुत्ते तुझे मार डालूंगी मैं, मिलना तू मुझे। फिर अचानक से आरू मुस्कुरा उठी। फिर अपने आप से ही बोली, पता नहीं क्या होगा इस अनचाहे रिश्ते का, कुछ समझ नहीं आता। कल बहुत कुछ दिखा था मिस्टर हबी की आंखों में, पर समझ नहीं आ रहा कि वो सच है या फिर मेरा वहम। इसी तरह खुद से बातें करते हुए आरू भी सो गई। उधर आदि भी आरू की कैसे मनाना है ये सोचते सोचते सो गया। अंडरस्को सुबह जब नव की आंख खुली तो रूही उसकी बाहों में बेफिक्री से सो रही थी। डॉट नव ने उसके माथे पर हल्के से किस किया। रूही हल्का सा कुनमुनाई, फिर धीरे धीरे से उसने अपनी आंखें खोली तो नव उसे देख रहा था। डॉट गुड मॉर्निंग रूही धीरे से बोली तो नव उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। रूही का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया, वो उठकर सीधे वॉशरूम में भाग गई। डॉट डॉट नव मुस्कुरा दिया, फिर उसने वापस से अपनी आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर बाद रूही नहाकर बाहर आई। उसने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर था, हाथों में चूड़ा, वो भरी भरी सी मेहंदी, गले में मंगलसूत्र और नव की दी हुई चैन पहनी थी। रेड लिपस्टिक, काजल और हल्का सा मेकअप। डॉट डॉट रूही ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। ड्रायर की आवाज पहले तो नव ने इग्नोर की, लेकिन जब वो फिर भी बंद नहीं हुई तो उसने एकदम से चिढ़कर अपनी आंखें खोल ली, और जो आंखें खोली उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। वो रूही को देखने लगा। रूही ने अपने बाल सुखाकर बनाए, फिर सिंदूर लगा के मुड़ी, तब तक उसकी नजर नव पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। क्या है, क्या देख रहे हो? रूही ने पूछा तो नव मुस्कुरा के उठकर उसके पास आते हुए बोला, देख रहा हूँ कि मेरी झल्ली सी रूही आज कितनी बड़ी हो गई है, मेरी ही सामने मेरे ही बीवी के रूप में खड़ी है। जो बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था आज वो हकीकत बनके मेरे सामने है। रूही कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। नव उसे देखकर बोला, बस तुझे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। रूही नव के गले लग गई, फिर बोली, जब तक तुम साथ हो मैं ऐसे ही मुस्कुराती रहूंगी, और अब तो तुम हमेशा रहोगे मेरे साथ, इसलिए ये मुस्कुराहट भी रहेगी। नव ने भी उसे कसके गले लगा लिया। फिर रूही उससे अलग होते हुए बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे माँ के पास जा रही हूँ। और बिना नव की बात सुने ही चली गई। नव भी मुस्कुरा के फ्रेश होने चला गया। नीचे आके रूही ने राखी जी और सीमा जी के पैर छुए तो वो दोनों ही उसे मना करके बोली, बहू नहीं बेटी बनकर रहना है तुम्हें। दोनों लोग एक साथ बोली, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठी।
रूही भी मुस्कुरा दी। फिर उसने आज अपनी पहली रसोई की रस्म की, उसने पूरा खाना बनाया और मीठे में हलवा। थोड़ी देर बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे, नव और आरू को छोड़कर, क्योंकि राठौर मेंशन में तो आरू जल्दी उठ जाती थी, पर यहाँ पर जब तक नव न उठाए तब तक मजाल है आरू उठ जाए। नव ने जाकर आरू को उठाया, आरू भी उठी। फिर उसने नव के गले लग उसे गुड मॉर्निंग विश किया, नव ने भी उसे मॉर्निंग विश किया। फिर आरू फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद नव और आरू दोनों ही ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। आरू सबसे पहले जाके सीधे रूही के गले लगकर बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। रूही भी उसको गले लगा के बोली, वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। सब दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। सबने रूही के बनाए खाने की तारीफ की और उसे नेक भी दिया। थोड़ी देर बाद देवेंद्र जी आरू को राठौर मेंशन छोड़ने के लिए गए, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। रूही भी विदा होके चौहान मेंशन आ गई थी और आरू भी वहीं पर थी, तो आरू ने खुद ही बोला कि वो राठौर मेंशन जाना चाहती है। सब ये देखकर खुश थे कि आरू दोनों परिवारों का ही ख्याल रख रही है। नव ने आरू को ढेर सारे गुलाब दिए और चॉकलेट्स भी। फिर आरू राठौर मेंशन में चली आई। आरू ने आते ही सबसे पहले वो गुलाब और चॉकलेट्स वही हॉल में टेबल पर रखे और पुष्पा जी और महेश जी के पैर छुए। फिर सारिका जी और राकेश जी के गले लगी, क्योंकि वो दोनों आरू को पैर छूने से मना करते थे। देवेंद्र जी आरू को उस तरह से देखकर बहुत खुश थे। थोड़ी देर तक वो बैठे और फिर आज्ञा लेकर चले गए। आरू ने देखा अबीर चुप बैठा हुआ है, तो वो अपने गुलाब लेकर उनको खाते हुए अबीर के पास बैठकर बोली, क्या हुआ झंपू, आज तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? आरू ने जैसे ही अबीर की झंपू बोला, उसने अपना मुंह बना लिया और बाकी सभी लोग हंसने लगे। आरू भी हंसने लगी। सबकी हंसने की आवाज सुनकर आदि ने ऊपर से ही झांक कर देखा, तो आरू सबके बीच बैठी बातें कर रही थी। उसको देखकर आदि की आंखें एकदम से चमक उठी। वो वहीं पर खड़ा होकर सबकी बातें सुनने लगा। आरू ने अबीर से फिर से पूछा, क्या हुआ है, आखिर बताओ तो। अबीर ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, मुझसे किसी ने झूठ बोल के मेरा फुद्दू बनाया, मतलब हद है। चलो इसी बात पर कुछ कहता हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तभी एकदम से आरू बोली, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अक्ल में कहाँ दम था। वहां कश्ती लेके ही क्यों गए जहां पानी कम था। आरू के इतना बोलते ही सब हंसने लगे। ऊपर खड़ा आदि भी हंसने लगा। तभी राकेश जी बोले, माय पार्टनर ऑलवेज रॉक्स। आरू मुस्कुरा दी तो सारिका जी बोली, कल से ही घर सुना सुना लग रहा था, अब तुम आ गई तो ऐसा लग रहा है घर की रौनक आ गई। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हुए आरू ने अपने गुलाब के 3 बुके खा लिए। फिर बाकी के बचे 2 बुके और खूब सारी चॉकलेट्स लेकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। आदि ने जैसे ही देखा आरू कमरे में आने वाली है, वो झट से कमरे में चला गया। आरू अपनी चॉकलेट्स और गुलाब लेकर ऊपर कमरे की में आई। तभी उसकी नजर आदि पर पड़ी, जो हाथ बांधे ड्रेसिंग टेबल से लगकर खड़ा आरू को देख रहा था। वो आरू को देखते हुए बोला, मिल गई आपको फुर्सत सा। हे बा साहिबा को उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। आरू ने उसे देखा, फिर बैग के पास वाली ड्रावर में अपनी चॉकलेट्स और बुके रखती हुई बोली, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा वाला नाराज हूं, तो तुम मुझसे बात न करो, वही अच्छा है। इतना बोलकर आरू बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगी। आदि उसके पास आया और उसके हाथ से फोन लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और कब तक चलने वाली है तुम्हारी ये नाराजगी। आरू घूर के आदि को देखते हुए बोली, लाइक्स, कमेंट्स,